नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, जैविक अजैविक घटकों के बीच में अंतर संबंध और जैविक घटकों के मध्य जो अंतर संबंध होता है उसी के संदर्भ में है। बड़ी संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। यह आगे जो आरओ की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है और आईएएस की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, यह शब्द बड़ा ही व्यापक है। इसके तहत हम पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। यह शब्द हेकल द्वारा दिया गया था और पारिस्थितिकी का विशद वर्णन आगे ओडम ने किया। तो अब पारिस्थितिकी, जैसा कि हमने कहा, इसके तहत जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण के तहत पर्यावरण में हम 4 घटक रखते हैं, जैसे कि स्थल मंडल है नीचे, और ऊपर वायुमंडल है, फिर जलमंडल और जैव मंडल। अब इनको मिला के, चारों को मिला के हम बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण में हम कह रहे हैं, पर्यावरण में जो अंतर संबंध है जैविक और अजैविक घटकों के मध्य। अब यह अंतर संबंध ऐसे नहीं है, यह पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वन क्षेत्र हो, कहीं भी यह अंतर संबंध है तो एक ही जैसा, बस उसमें जैविक घटक बदल जाते हैं। तो यह जो पूरा का पूरा अंतर संबंध है, ये बड़ा सिस्टमैटिक है। एक जगह से शुरू होता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। तो निश्चित रूप से एक तंत्र के रूप में काम करता है। आगे 1937 में टेंसले ने इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया, या इकोसिस्टम, 1937 में। तो पूरा का पूरा एक तंत्र बनता है और इसकी मूल प्रक्रिया, जो मूल इसकी क्रिया प्रक्रिया है, पूरी धरातल पर एक ही समान है। लेकिन हम जैसा कि हमने कहा कि जैविक घटक बदल जाते हैं। अब जैसे कि पूरा का पूरा तत्व कैसे बनता है, कैसे जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध स्थापित होता है, हम उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा उसको हम बढ़ाते हैं। तो अब धरातल पर जो जीवन है या जो जैविक घटक हैं, उनकी ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त होती है, धरातल पर जो ऊर्जा आती है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, सौर विकिरण जो धरातल तक पहुंचती है, उसको सूर्यातप कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन। सूर्यातप को हम इंसोलेशन कहते हैं। यह जो सूर्यातप प्राप्त होता है, सौर विकिरण प्राप्त होता है धरातल पर, प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर वो 2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर 2 किलो कैलोरी की दर से प्राप्त होता है। इसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। जितनी ऊर्जा धरातल पर प्राप्त होती है, उसका केवल 1% पौधे कंज्यूम करते हैं। पौधों, जैसा कि सबको मालूम है, पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। वह क्लोरोफिल उसको, उस सौर की ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन की निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज आगे ऊर्जा के विविध रूपों में रूपांतरित होता है। यानी धरातल पर जीवन के आधार की शुरुआत ग्लूकोज से होती है, जो कि वनस्पतियां बनाती हैं। तो वनस्पतियों को हम प्रोड्यूसर कहते हैं या उत्पादक कहते हैं। अब उत्पादक से यह ऊर्जा जो जंतु हैं, प्राणी हैं, उनमें क्रमशः आगे बढ़ती है। तो इस उत्पाद को या प्रोड्यूसर द्वारा जो उत्पादन किया गया है, उस पर आगे प्राणी या जंतु निर्भर रहेंगे। तो उनको हम उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। अब कंज्यूमर को 3 श्रेणी में बांटते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इनको बोला जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब ऊर्जा क्रमशः प्रोड्यूसर से या उत्पादक से इन 3 घटकों में जाती है। इनको एनर्जी लेवल 1st, 2nd, 3rd, 4th कहते हैं। अब ऊर्जा क्रमशः जाती है, जैसा कि हमने कहा, सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है धरातल पर, उसका केवल 1% वनस्पतियां उपयोग कर पाती हैं। अब जितनी ऊर्जा कंज्यूम की गई वनस्पतियों द्वारा, उसका केवल 10% प्राथमिक उपभोक्ता में जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। इनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। अब इनमें जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा का 10% द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता ओमनीवोरस या सर्वाहारी होते हैं। उनसे ऊर्जा 10% तृतीयक उपभोक्ता, जो कि पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी का मतलब कार्निवोरस। अब
चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वनस्पतियां हो, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता जन्म लिए हैं तो उनकी मृत्यु तय है। अब मृत्यु के बाद उनको सड़ाने गलाने का काम वो डिकम्पोजर करते हैं डिकम्पोजर या अपघटक करते हैं। तो अपघटक सूक्ष्म जीवधारी हैं, कवक और जीवाणु, इनको सड़ा गला देते हैं, इनके कंपोनेंट जो हैं उनमें उनको बांट देते हैं और फिर बहुत सारी गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं और जो बच जाता है खनिज वो धरती में रह जाता है, वनस्पतियां उसको फिर से प्राप्त कर लेती हैं। इस तरह से मतलब एक चक्र चलता रहता है और एक तंत्र बन जाता है, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसकी खोज टेंसले ने की थी। हम इसको आपको एक बार इसका प्रदर्शन करते हैं, तो इसको एक बार जरा बोर्ड पे देख लें। तो जैसे हमने आपको कहा कि इसका थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा फिगर बना है, हाथ से बनाया गया है, आप इसको देखिए। इसमें पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बड़े कायदे से, बड़े संक्षेप में इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे ये घटक फर्स्ट वनस्पतियाँ लिखा गया, उत्पादक घटक द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय घटक, तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ घटक और यहाँ अवघटक दिखाए गए हैं। फिर यहाँ खनिज और फिर ये श्रृंखला को ऐसे मिला दिया गया है। मतलब ये तंत्र इसलिए है कि यहाँ से शुरू होके और ऐसे फिर यहीं पहुँच जा रहा है, इसलिए सिस्टम है, तंत्र है। टेंसले ने इसी की खोज की थी। और निश्चित रूप से जो पारिस्थितिकी है या जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतर संबंध है वो ऐसे अनियमित नहीं है वरन नियमित है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहीं भी हो सकता है, तालाब में भी है, आप घास के मैदान ले लीजिए, वन क्षेत्र ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए। यह जो बनाया गया है ये सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र है, एक रेखा चित्र है और यह समझाने के लिए यही रेखा चित्र बताया जाता है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं वनस्पतियाँ, यहाँ दिखाया गया है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं वनस्पतियाँ। जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, धरती तक जितनी ऊर्जा आती है, जितना विकिरण आता है, उसको हम सूर्य तप कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा, यह प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर 2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन। जितना प्राप्त होता है उसका केवल 1% वनस्पतियाँ उपयोग कर पाती हैं। अब यहाँ दिखाया गया वनस्पतियाँ, अब ये उपयोग करती हैं तो प्रोडक्शन करती हैं, भोजन बनाती हैं। भोजन शुरुआत होती है ग्लूकोज से, फिर ग्लूकोज से अनेक तरह के भोजन बनते हैं। और बनाने के लिए वनस्पतियों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। ट्रैपिंग क्लोरोफिल के द्वारा संश्लेषण की जाती है। अब इनका बायोमास तो धरातल पर सबसे अधिक होगा जीवधारियों में। इनसे ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में जाती है। उपभोक्ता 3 तरह के दिखाए गए हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। 3 तरह के उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता का मतलब इन पर निर्भर रहने वाले, इनको खाने वाले। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो विशुद्ध शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स इनको कहा जाता है। ये पूरी तरह से वनस्पतियों पे, जो वनस्पति उत्पाद हैं उन पर निर्भर रहते हैं, उनको खाते हैं। तो लेकिन जितनी ऊर्जा इसमें है उसका केवल 10% यहाँ पहुँचता है। यह 10% का नियम लागू होता है, लिंडमान ने यह नियम दिया था। यहाँ से ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता में जाती है। बायोमास इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसके मुकाबले आप देख सकते हैं एनर्जी कम है, उसी हिसाब से इसका बायोमास धरती पर, इनकी मतलब जो है विविधता भी उतनी ही होगी। अब इसके बाद ऊर्जा यहाँ से यहाँ जाती है तो इनके मुकाबले ये बहुत कम होंगे। 10% का नियम यहाँ भी लागू होता है, ऊर्जा यहाँ से 10% पहुँचेगी। अब इसके अंदर शाकाहारी हैं तो गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में हम स्वयं मानव हैं, कुत्ता बिल्ली आदि आते हैं जो सर्वाहारी हैं, वो इनके ऊपर भी निर्भर रहेंगे और इनके ऊपर भी निर्भर रहेंगे। अब यहाँ से ऊर्जा यहाँ जाएगी, निर्भरता। ये तृतीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर इनको कहा जाता है, टॉप कंज्यूमर। ये बेशुद्ध मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। शेर, बाघ, चीता, इसमें चील भी आ जाएंगे, बाज भी आ जाएंगे, बड़े बड़े सर्प आ जाएंगे। तो जितने अब पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ की है उस हिसाब से वहाँ जब विविधता निर्धारित होती है, वो घटक निर्धारित होते हैं। वो कहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र का है कि वन क्षेत्र का है कि घास क्षेत्र का है, तो ये तो वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को रीड करके देख के उसको समझा जा सकता है। एक पेड़ पर भी पारिस्थितिकी तंत्र बनती है। अब जितने यहाँ प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक ये दिखाए जा रहे हैं, ये जीवधारी हैं। अंततः इनकी मृत्यु होनी है, डेड बॉडी, इनको सड़ाने गलाने का काम ये अवघटक करते हैं। इनका काम ही है सड़ाना गलाना। सड़ाना गलाना ही जूलॉजी, बायोलॉजी की भाषा में या जीव विज्ञान की भाषा में हम अवघटन कहते हैं। अवघटन डिकम्पोजर है, डिकम्पोजिशन होता है।
अब इनमें कवक जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं, तो इनका भी अवघटन, इनका भी अवघटन, इनका भी अवघटन और इनका भी, जैसा कि दर्शा दिया गया है। अब अवघटन करने के बाद जो इनके घटक हैं, मूल घटक हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारे मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, बहुत सारे गैस बन के ऊपर उड़ जाते हैं। अब मिट्टी में मिल गए तो वो खनिज हो गए, यही खनिज पुनः वनस्पतियां प्राप्त कर लेती हैं। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। टेंसले ने इसी की खोज की थी और इसीलिए परिस्थिति तंत्र टेंसले के नाम से है। टेंसले परिस्थिति 1937 में उन्होंने इसकी खोज की थी। अब यहाँ हमने इसका चक्र दिखा दिया। अब ऊर्जा का प्रवाह एक दिश है, यहाँ से ऊर्जा यहाँ फिर उपभोक्ताओं से होती हुई अपघटक तक इस चक्रण है। एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रवाह। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक घटक से दूसरे घटक तक ऊर्जा का प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला की जिसको कहते हैं फूड चेन, वही चीज यहाँ दिखाई गई है। घटक 1 से लेकर घटक 5 तक ऊर्जा का क्रमिक प्रवाह एक दिशा में प्रवाह है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जब इसमें खाद्य श्रृंखला बहुत जटिल हो जाती है, जाल बहुत व्यापक हो जाता है, बड़े स्तर पर जाल बन जाता है, जितना ही जाल बनता चला जाता है वह परिस्थिति तो उतनी ही स्थायी होती चली जाती है। तो इस जाल को हम कहते हैं फूड वेब। श्रृंखला जो बनी है यह तो फूड चेन है, लेकिन जो जाल बन जाते हैं उनको हम फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब या उसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम आपको अगली जानकारी हम देते हैं कि जैसे हमने आपको जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतर संबंध दिखाया और एक पारिस्थितिकी तंत्र का हमने छोटा सा फिगर बनाया। इसके बाद आपको हम बड़े संक्षेप में सिर्फ जैव घटकों के अंदर जो अंतर संबंध होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। अब यह जो चित्र यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, यह सिर्फ जैविक घटकों के अंदर यानी उनके अंदर उनके मध्य जो परस्पर संबंध है उनको दर्शाने वाला यहाँ दिखाया गया है। यह दो तरह से होता है, ए धनात्मक संबंध और बी ऋणात्मक संबंध। धनात्मक संबंध को हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ दिखाया गया है सहजीविता और आदि सहयोग। सहजीविता अर्थात सिम्बियोसिस, आदि सहयोग अर्थात प्रोटो कोऑपरेशन। सहजीविता से यहाँ तात्पर्य है कि जो दो यहाँ जंतु हैं या जो दो प्राणी हैं या जो दो जीवधारी हैं, केवल जंतु नहीं, जो दो जीवधारी हैं उनमें जो परस्पर संबंध है वो एक दूसरे से बड़ा ही मतलब वो गहरा है और लगभग एक दूसरे के साथ साथ संबंध चलता रहता है। एक दूसरे के बिना उनका जीवन असंभव सा हो जाएगा। लेकिन आदि सहयोग में ऐसा संबंध है कि वो क्षणिक होता है, कुछ देर तक रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है। अब हम सहजीविता के अंतर्गत आते हैं। सहजीविता को हम दो भागों में यहाँ दिखा रहे हैं, सहभोजिता या कमेंसलिज्म और सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। यहाँ सहभोजिता कमेंसलिज्म दिखाया जा रहा है। यह एक ऐसा संबंध है कि जिसमें दो इसमें जीवधारी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता रहती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहभोजिता इस तरह से इसकी अवधारणा बनती है कि एक दूसरे का सहयोग तो है, लेकिन इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को फायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान भी नहीं होता है। जैसे हम ऐसे देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो अमरबेल जैसे एपिफाइट्स उग जाते हैं, वो रेंगने वाली वनस्पतियां जो ऊपर तक चली जाती हैं, वो मोटे मोटे पेड़ों के छालों में उनकी जड़ें, उनमें जो भोज्य पदार्थ अतिरिक्त इकट्ठा रहते हैं उनको वो सोखती हैं और उनसे उनका जीवन चल जाता है। उनसे पेड़ को नुकसान नहीं है, लेकिन एक अलग तरह की जैविकता वहाँ उग जाती है। तो ये है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब ये कि पेड़ उनको सहयोग कर रहा है, ठीक है, उससे उसको लाभ नहीं मिल रहा तो क्षति भी तो नहीं हो रही है, तो यह सहभोजिता हो गया। सहोपकारिता में एक दूसरे का सहयोग है, बिना एक दूसरे के सहयोग के रह ही नहीं सकते हैं। अब इनको हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण दिया जाता है वो दलहनी फसलों की जो जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम आदि, वो और दलहनी फसलों का रिलेशन। अब उनके लिए रूट नोड्यूल्स जो गांठें होती हैं, वनस्पतियां या दलहनी फसल उनको जगह देती है रहने के लिए। उसके उपकार में वो क्या करते हैं, दलहनी फसलों के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और वो दलहनी फसलों को दे देते हैं। तो दलहनी फसलें पूरा उनका ग्रोथ बढ़ जाता है और बदले में दलहनी फसलें उनको रहने की जगह देती हैं। तो ये सहोपकारिता है। इसी तरह से हमारी आंत में इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है जो हमारी आंत में ही रहेगा, हमने उसको दे दी जगह और वो हमारे लिए आवश्यक
बहुत उपयोगी रसायन स्रावित करता है, जो हमारे पाचन में सहयोग करता है, हमारे लिए लाभदायक है। तो सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म है, एक दूसरे को सहयोग करना। इसमें एक को सहयोग मिलता है लेकिन दूसरे को क्षति नहीं होती है। अब इसके बाद ऋणात्मक संबंध आते हैं। ऋणात्मक संबंध यहाँ 5 दिखाए गए हैं: परजीविता, परातपरजीविता, एमेंशियलिज्म, एंटागोनिज्म, प्रीडेटर प्रे रिलेशन। परजीविता पैरासिटिज्म कहते हैं, पैरासाइट इसमें होता है, परजीवी होता है। परजीवी का मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, दूसरे के ऊपर ही उसका जीवन निर्भर करेगा। तो निश्चित रूप से इसमें जो एक घटक है, यानी इस संबंध में जो एक भाग है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, और इतना नुकसान पहुंचाता है, अगर जीवित प्राणी है कोई तो उसके ऊपर बहुत सारी व्याधियां बीमारियां आ सकती हैं। तो इसमें कवक और विषाणु आते हैं, जीवाणु भी इसमें है, लेकिन कवक और विषाणु ये नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। जीवाणु में कुछ लाभदायक भी हैं। तो अब जितनी बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, वो सब इसी के तहत आ जाती हैं। परात्पर जीविता, यहाँ जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, इनके ऊपर तीसरे तरह के जो जीवधारी हैं आश्रित रहते हैं। तो ये अगर हम अपने को देखें तो हमारे लिए ये जो हाइपर पैरासाइट होते हैं ये लाभदायक भी हो जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है, माहों पर लगने वाला डायरेटेला रेपी। डायरेटेला रेपी एक मक्खी है, बहुत पतली मक्खी है। वो 200 से 250 300 अंडे देती है एक बार में, लेकिन जो माहों हैं सरसों पे लगते हैं, एक माहों भी केवल 1 अंडे देती है। यानी एक डायरेटेला रेपी कम से कम 250-300 माहों पर अंडे दे देगी। और अंडे जो माहों के अंदर देती है, वह अंडा जैसे जैसे विकसित होता है वो धीरे धीरे माहौ मर जाते हैं। तो एक जैव नियंत्रक के रूप में यह काम करता है, तो हमारे लिए फायदेमंद है। यानी परात्पर जीविता का मतलब जो परजीवी पर आश्रित रहे उन्हीं को हाइपर पैरासाइट हम कहते हैं, और यह भी अंतर संबंध दिखाता है। लेकिन इसमें नुकसान तो है, यह भी इसको नुकसान पहुंचाता है और फिर इसका जीवन समाप्त हो जाता है। फिर एमेंशियलिज्म, बहुत से ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो अपने आसपास ऐसे रसायन स्रावित करती हैं कि बाकी और जीवधारियों के ग्रोथ करने की कोई संभावना बनती नहीं है। तुलसी जामुन में ऐसे रसायन निकलते हैं। इसी तरह से एंटागोनिज्म, इसमें भी वही रसायन जैसी ही बात है, लेकिन इनके अंदर ही ऐसे रसायन होते हैं कि इनके आसपास या इनसे उनको बड़ी क्षति पहुंचती है और यहाँ तक कि किल कर देते हैं। जैसे पेनिसिलिन स्रावित करने वाला कवक एंटागोनिज्म में आ जाता है। प्रेडेटर प्रे, ये दुनिया जानती है, बाघ और हिरण, बाघ, खरगोश, बाघ और जो शाकाहारी प्राणी हैं जिन पर बाघ आक्रमण करता है, तो आक्रमणकर्ता प्रेडेटर है और जिसको ये पकड़ता है वो प्रे है। ये भी रिलेशन हम देखते हैं। इस तरह से हमने जैविक घटकों में अंतर संबंध दिखा दिया। अब इसी तरह की वीडियो आगे लगभग बनाती जाती रहेगी और हम आपको आगे भी इस तरह के वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने आपको बड़े संक्षेप में बता दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इसके बाद जैविक और अजैविक घटकों का अंतर संबंध कैसे है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के रूप में होता है और कैसे फूड वेब बनता है, और फिर हमने जैविक घटकों के मध्य 5 तरह के अंतर संबंध बता दिए। अब इसके बाद अनुक्रम क्या है, कितने तरह की जैव विविधता है और आगे परिस्थिति के अंतर में और क्या क्या टॉपिक आते हैं वो इसके अगले वीडियो में डाला जाएगा। आज यह वीडियो यही बंद किया जाता है। नमस्कार।